मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोगों को पढ़ चुके हैं, थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल को किसके आधार अल्फा कण के आधार पर प्रस्तुत किया तथा जिंक सल्फाइड की लेप लगी एक परत ली, इसे सोने की पतली पन्नी अल्फा कण इस्पात कण प्रतिकीर्णन शुरू किया। जब मान लीजिए कि यहाँ प्लेट ली, प्लेट पर क्या किया, अल्फा कण प्रतिकीर्णन शुरू किया। अल्फा कण प्रतिकीर्णन शुरू करने के बाद इन्होंने देखा कुछ सोने की पतली पन्नी को भेद कर क्या कर जाती है, जो पतली पन्नी यहाँ लगी है इसको भेद कर सीधी रेखा में पार कर जाती है तथा इसके पीछे जो दीवार बनी यहाँ पे क्या करती है, अधिकतर अल्फा कण कुछ कोण के साथ विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ कोण का मतलब मान लीजिए यहाँ पे दीवार लगी है तो कुछ कोण मतलब जैसे यहाँ से टकराई तो इसके साथ विक्षेपित हो गई, दूसरी किरण आई इधर विक्षेपित हो गई, कुछ कोण के साथ क्या हो गई, कुछ कोण बना के विक्षेपित हो गई। उसके बाद थर्ड पॉइंट है 200 में से टकरा कर सीधा वापस 200 प्लेट जब टकरा रही तो एक क्या हो रही, सीधा इसी रास्ते में वापस आ जा रहे हैं। इन परीक्षणों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष क्या निकाले थे, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है क्योंकि अल्फा कण सोने की पतली पन्नी को पार कर सकते हैं। जब इसका भाग क्या होगा, खोखला होगा तभी तो इसको पार कर पाएंगे, जब ये ठोस होगा तो इसको क्या कर सकती है, किरणें पार ही नहीं कर सकती। उसके बाद नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते रहते हैं, इस पर शोर दिया आपने। उसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक में आपस में किसके द्वारा बंधे रहते हैं, आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं, तभी किरणें क्या हो जाती हैं, इसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया था, रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगाते हैं। ऐसा होता है कि चक्कर लगाते लगाते इनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, नाभिक में गिर जाता है अथवा नाभिक का स्थिति क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और परमाणु ध्वस्त हो जाता है। अब मान लीजिए कोई यहाँ नाभिक हो गया, बीच में सबसे अंदर जो भाग होता है ये क्या होता है, नाभिक होता है, इसके बाहर क्या होती है, कक्षाएं। अब जब ये लगातार चक्कर लगा रही हैं तो कभी न कभी इनकी ऊर्जा खत्म होगी तो ये क्या हो जाएंगी, टूट कर किस में गिरेंगी, नाभिक में गिरेंगे तो परमाणु का स्थिति क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। उसके बाद परमाणु क्रमांक और द्रव्य, इसको परमाणु संख्या नहीं होनी चाहिए, इसको काट दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से जेड क्या होती, परमाणु क्रम ए किससे प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान संख्या ए होती है। जेड क्या होता है, किसी तत्व का जेड बराबर परमाणु क्रमांक होता है, एन क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस एन, मतलब परमाणु क्रमांक प्लस किसकी, न्यूट्रॉनों की संख्या। जेड को हम लोग क्या कह सकते हैं, परमाणु क्रमांक कहें, चाहे इसी को प्रोटॉनों की संख्या कहें, चाहे इसी को क्या कहें, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन होगा तो प्लस, इलेक्ट्रॉन होगा तो किसके साथ, माइनस के साइन के साथ लगाएंगे। उसके बाद ये तो कर लीजिएगा आप लोग, न्यूमेरिकल क्लास ओपन होने पर बताया जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट हम लोगों का बोरबरी का नियम। बोरबरी का नियम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बोरबरी का नियम क्या होता है, 2n², मतलब इलेक्ट्रॉनों का वितरण किसके अनुसार होता है, 2n² के अनुसार। अब n बराबर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2। उसके बाद दूसरे कक्षक में 8, उसके बाद तीसरे कक्षक में 18, ऐसे 2 n की वैल्यू 1 2 3 रखते चलेंगे जाएंगे तो 2 8 18, उसके बाद 4 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 32। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस क्रम में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का वितरण 2 8 18 और किसके क्रम में होता है, 32 के क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये किसका नियम है, बोरबरी का नियम होता है। बस ये परमाणु संरचना यहाँ तक हम लोगों की कौन सी थी, प्रारंभिक, कंप्लीट हो गई।